गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था कि भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हमने हिमालय को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान और इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हैं, ये हिमालय की रेंज है। शिवालिक रेंज के दक्षिण में यहाँ से शुरू होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसे भी आगे हम भौगोलिक भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें आता है पंजाब का मैदान। ये वाला पार्ट आता है पंजाब का मैदान। इसके अलावा ये पार्ट आता है राजस्थान का मैदान। यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आता है ऊपरी गंगा का मैदान। इसके अलावा ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया है, नेपाल के जस्ट नीचे की साइड में, यहाँ पे आता है मध्य गंगा का मैदान, जिसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है इस वाली जगह पे। और यहाँ पे ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है निम्न गंगा का मैदान, क्योंकि हम इसको सब डिवाइड करेंगे, जिसमें आता है पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सब डिवाइड करके पढ़ते हैं हम, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी स्लाइड में प्रॉपर मैनर में आपको आइडिया लग जाएगा, डिटेल हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मैप को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा ये वाला पार्ट तो क्या हो गया है, गंगा का मैदान हो गया है। ठीक है, गंगा के मैदान को भी 3 सब पार्ट में डिवाइड किया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ये है पंजाब का मैदान। तो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र को मिलाकर के ये है पंजाब मैदान। और ये वाला पार्ट जो अरावली के पश्चिम में है, ये है राजस्थान मैदान। और इसके अलावा ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पठार, तो पठार के समय हम फिर से मैप को देखेंगे। देखिए उत्तरी भारत का विशाल मैदान, पिछली क्लास में हमने देखा था ना, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भौगोलिक विभाजन के तहत हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने टॉपिक पढ़ लिया है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, आज हम पढ़ रहे हैं उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों के द्वारा, इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। जो अवसाद लाए जाते हैं उनके निक्षेपण से हुआ है, यानी ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं ये नदियाँ, इन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से निर्माण हुआ है उत्तरी भारत के विशाल मैदान का। तो आप ये समझिए कि जब हम हिमालय नदियों को पढ़ते हैं और प्रायद्वीपीय नदियों को, क्योंकि इस भौगोलिक विभाजन के बाद वाला चैप्टर हमारा अपवाह तंत्र का ही है, जिसमें हम सिंधु का अपवाह तंत्र, गंगा का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र, ये तो हम पढ़ते हैं हिमालयी रिवर सिस्टम के तहत। इसके अलावा हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं वो ज़्यादा लंबे समय से बहती आ रही हैं हिमालय नदियों की तुलना में, क्योंकि हिमालय का निर्माण क्या है, नवीन पर्वतमाला है। ये हिमालय जो है ये नवीन पर्वतमाला है, जबकि वो नदियाँ बहुत पहले से बह रही हैं, क्योंकि हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो नदियाँ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं लेकर आती अपने साथ। कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जबकि हिमालय वाली जो नदियाँ हैं इनका बहाव तीव्र है, इसके साथ में ये विसर्प बनाते हुए चलती हैं, जिसके कारण गोखुर झीलों का निर्माण होता है। इसके अलावा ये अपने साथ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इनको बहाकर लाती हैं। तो इसीलिए हम उत्तर के विशाल मैदान को किस तरह से पढ़ते हैं कि हम ये देखते हैं कि भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं। एक तो ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इसे जो डिवाइड किया गया है उत्तर के विशाल मैदान को, वो कितने पार्ट में किया गया है, जो कि अभी हमने मैप में देखा था कि पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये सारी बात किसके लिए चल रही है? उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। ठीक है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और इनके सहायक नदियों के द्वारा जो अवसादों का निक्षेपण होता है, उससे बना है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज।
इसके पश्चिम में, उत्तर भारत के विशाल मैदान के पश्चिम में क्या है, तो सिंधु नदी है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसके ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके पश्चिम में ये है सिंधु नदी, और इसके पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो पश्चिम में, यानी इस उत्तर के मैदान के पश्चिम में सिंधु नदी है और पूर्व में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। मैप का प्रॉपर मैनर में हम यूज कर रहे हैं, और आप भी साथ में अपने मैप में देखोगे इन सब लोकेशन को, ठीक है। देखिए, ये जो मैदान है ये लगभग 3200 किलोमीटर लंबा मैदान है, पूर्व से पश्चिम तक। और यदि इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। यानी सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। और यदि हम उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई देखें तो वो 150 से 300 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं इसमें भाबर क्या होता है, किसे कहते हैं, तराई कौन से क्षेत्र को कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं। तो देखिए, भाबर, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है इनके बारे में कि भाबर किसे कहते हैं या खादर किसे कहते हैं, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए हम इस टर्मिनोलॉजी को जान रहे हैं। भाबर किसे कहते हैं कि हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी, इनके जमाव से जो भूभाग बनाए, यानी जैसे ही शिवालिक रेंज से नदियां मैदान में उतरती हैं, नदियों को रेड कलर से बनाते हैं, ये शिवालिक रेंज है। जैसे ये मैदान में उतरी तो अपने साथ ही क्या बहाकर लाई है, बहुत बड़े बड़े कंकर, पत्थर, बजरी, ये सब लेकर आई हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट इनका हो जाएगा, क्योंकि जो भारी कंकड़ पत्थर हैं वो और आगे तक नदी अपने साथ मैदान में उतरने के बाद अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकती। लेकिन क्योंकि शिवालिक से जस्ट उतरी है नदी, तो अपने साथ साथ क्या लाइए, बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी, ये सब लाइए। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और इस डिपोजिशन के कारण इस भाबर वाले रीजन में, यानी इस डिपोजिशन वाले रीजन को ही, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। इसमें नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यानी अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हमें, क्योंकि इन बड़े बड़े कंकर पत्थरों में, बजरी में वो नदी जो है वो नीचे नीचे बह रही होती है, दिखाई नहीं देती। फिर इसके बाद तराई वाले रीजन में, तराई वाले क्षेत्र में फिर से नदियां दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ये कहां से कहां तक है, तो सिंधु नदी हम पश्चिम में देख चुके हैं, और तिस्ता नदी, तिस्ता कहां पे है, सिक्किम के अंदर, सिक्किम में तिस्ता नदी, तो वहां तक इसका विस्तार है। किसकी हम बात कर रहे हैं, भाबर की बात कर रहे हैं हम। इस भाबर की जो चौड़ाई है ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे नदियां क्या होती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। तो बेसिकली भाबर क्या है, बहुत ही सिंपल है, एक बार मैप में भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं पहले। यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये शिवालिक रेंज दिखाई दे रही है। तो शिवालिक रेंज से जैसे ही नदियां उतरती हैं, अब आपको ये नदियां मैदान में आती हुई दिखाई दे रही है ना, गंगा, यमुना, ये नदियां दिखाई दे रही है कि मैदान में आ गई हैं ये नदियां। तो जैसे ही ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, ये भाबर कहलाता है, क्योंकि नदी अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर आई है। यहाँ पे ये नदियां विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं देती सीधे, ठीक है। अब इस भाबर के बाद में, यानी भाबर के दक्षिण में क्या है, तराई क्षेत्र है, जहां पे ये नदियां हमें दिखाई देने लग जाती हैं। इसके बाद आता है बांगर, और फिर आता है खादर। खादर बेसिकली यहाँ पे डेल्टा और खादर, इस वाली जगह पे, अभी इनकी डिटेल देख लेते हैं। तो भाबर क्या है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, नदियां अदृश्य हो जाती हैं। अब आप कभी नहीं भूलने चाहिए कि भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तराई, तराई क्षेत्र किसको कहते हैं कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में ये स्थित दलदली क्षेत्र है। दलदली है ये, मार्शी, शैलो मार्शी है, ये दलदली क्षेत्र है। इसमें बारीक कंकड़ पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी, इससे बना हुआ ये भूभाग है। जबकि भाबर में हमने देखा बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बजरी थे। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर में जो नदी अदृश्य हो गई थी वो तराई क्षेत्र के धरातल पर वापस दृश्यमान हो जाती है। इस वाले क्षेत्र में वर्षा की अधिकता होती है, और क्योंकि ये दलदली क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे जैव विविधता इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तराई वाले क्षेत्र में कृषि भी होती है, लेकिन भाबर प्रदेश में कभी भी कृषि नहीं होती। कृषि के हिसाब से वो अनुपजाऊ होता है, क्योंकि आप सोचिए इतने बड़े बड़े
जो कंकड़ पत्थर हैं, बजरी है, उसके नाते कृषि हो कैसे पाएगी। लेकिन तराई वाले रीजन में, तराई वाले क्षेत्र के अंदर कृषि होती है। इसका विस्तार जो है ये पश्चिम से, हम बात कर रहे हैं तराई की, पश्चिम से पूर्व में ज्यादा है इसका विस्तार। भूमि क्या रहती है, नम रहती है, इसीलिए कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त भूमि है ये। यहाँ पे क्या होता है, गन्ने की खेती, चावल की खेती, गेहूं, इनका कल्टीवेशन होता है, गन्ने का, चावल का और गेहूं का। और हम बात कर रहे हैं तराई क्षेत्र की, भाबर में कोई खेती नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बांगर की। बांगर किसको कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो भूभाग है उसे कहते हैं बांगर। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है ये। बांगर जो है वो उत्तरी मैदान, यानी हम जो प्लेन पढ़ रहे हैं उसकी उच्च भूमि है ये, उठा हुआ क्षेत्र है। इसका विस्तार कहाँ पे है बांगर का, तो पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी यूपी के अंदर। खादर जो है, खादर किसे कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को। तो अब ये चारों बहुत ही सिंपल है, बांगर और खादर, ये तो सिर्फ नवीन और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के आधार पे विभाजित किया गया है कि भी नदियां जो हैं वो अपने साथ जो नई जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं उसका निक्षेपण, उसको डिपॉजिट कहाँ पे करती हैं, खादर के अंदर करती हैं। तो खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, भाबर क्या है, बड़े बड़े कंकर पत्थर याद करने, शिवालिक से नदियां मैदान में उतरी और वहां के भूभाग को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। उसके जस्ट दक्षिण के अंदर क्या आ जाता है, तराई क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा भी बहुत होती है, भूमि नम भी रहती है, गन्ने की, गेहूं की, चावल की, इनकी खेती की जाती है। ठीक है, तो वो उपजाऊ भूमि है। खादर क्या है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित भूभाग है। यहाँ पे कांप मिट्टी पाई जाती है और कांप मिट्टी में कपास बहुत होता है। इसका विस्तार, खादर का विस्तार कहाँ पे है, तो पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश का, बिहार और पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे स्थित है खादर भूमि। यानी खादर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो यूपी का जो, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो बिहार और पश्चिम बंगाल वाले भाग में इसका विस्तार पाया जाता है खादर का। बाढ़ के समय जलोढ़ की एक नई परत जमा हो जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बाढ़ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कृषि हेतु उपजाऊ भूमिगत जल स्तर बहुत ऊपर होता है, यानी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है, ये फर्टाइल होती है। और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही ऊपर ही रहता है। क्यों, क्योंकि एक तो नदी के द्वारा बहाव के कारण, और दूसरा यहाँ पे वर्षा भी बहुत अधिक होती है। तो इस नाते भी यहाँ पे चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन, इनका बहुत ज्यादा खेती होती है, इनकी खेती की जाती है यहाँ पे। अब हम देखते हैं डेल्टा को। अब आपको समझ आ रही है, हम बात कर रहे हैं कि भाई उत्तर का जो विशाल मैदान है, इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। क्योंकि ये स्टार्टिंग की क्लासेस अगर आपको बहुत प्रॉपर मैनर में समझ आ जाती हैं और याद हो जाती हैं तो यकीन मानिए यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के सिलेबस में। जहाँ कहीं भारत का भूगोल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का भौगोलिक विभाजन। और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी की जो आगामी क्लासेस है, हमें भौगोलिक विभाजन का पता होता है तो हमारे लिए बाकी सभी टॉपिक जो हैं वो पढ़ने आसान होते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि ये क्षेत्र उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पठार है, यहाँ पहाड़ है, या इस भूभाग की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें है क्या। तो वही हम भौगोलिक विभाजन के तहत पढ़ते हुए जा रहे हैं कि कहाँ पे क्या स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी क्लासेस के लिए भी। तो डेल्टा किसको कहते हैं, ये बेसिकली खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है। यानी डेल्टा वाले में भी, डेल्टा क्षेत्र में भी क्या पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि खादर में नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा ला करके जमा की जाती है, डिपॉजिट की जाती है। इसका विस्तार बेसिकली कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर। गंगा घाटी, पुराना और नया पंख तथा दलदल यहाँ पे जमा होता रहता है। ये जो डेल्टा की हम बात करें, यहाँ पे दलदल होता है, बहुत पुराना और नया पंख। पंख किसको कहते हैं, कीचड़ को कहते हैं, है ना। क्योंकि आपने पर्यायवाची भी सुना होगा ना, पंकज। पंकज यानी ये जो कीचड़ में खिलने वाले फूल, कमल का ही पर्यायवाची है क्या, पंकज। तो यहाँ पे पुराना और नया पंख तथा दलदल जमा होता रहता है।
उच्च भूमि को चार कहते हैं। उच्च भूमि जो होती है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, चार कहा जाता है उच्च भूमि को। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक आधार पे विभाजन। अभी तो हमने क्या टर्म देखी है कि बांगर किसे कहते हैं, भाबर किसे कहते हैं, तराई। आपको यही सीक्वेंस रखना है क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगे इससे। सबसे पहले भाबर, शिवालिक से उतरते ही नदियां जब मैदान में उतरती हैं तो कौन सा प्रदेश आता है, तो भाबर आता है। उसके बाद तराई आता है, उसके बाद बांगर आता है, उसके बाद खादर आता है और उसी खादर का बढ़ा हुआ रूप क्या है, डेल्टा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका प्रादेशिक आधार पे विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो एक तो है पंजाब का मैदान, स्टार्टिंग में ही हम देख चुके हैं पंजाब का मैदान जिसमें पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र आता है। गंगा का मैदान, इसे आगे फिर से 3 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है जिसमें एक तो है उच्च गंगा का मैदान, एक है निम्न गंगा का मैदान और एक है उच्च, मध्य और निम्न, उच्च, मध्य और निम्न गंगा के मैदान। और ये कहाँ कहाँ पे है, तो उच्च की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य की हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, और यहीं पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। और निम्न की बात करें तो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र, राजस्थान का मैदान और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान हम देख चुके हैं कि असम वाले भाग में वहाँ पे स्थित है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पंजाब का जो मैदान है ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। देखिए पंजाब 5 नदियों का आब, यानी पंजाब से सिंधु की 5 सहायक नदियां जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और इन्हीं के द्वारा सिंचित क्षेत्र है पंजाब। और पंजाब में ये जो नाम पंजाब रखा गया था ये वर्तमान में नहीं रखा गया है, ये उस समय का रखा गया नाम है जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए थे, विभाजित नहीं हुए थे, दोनों एक ही देश थे। तो उसमें जो वर्तमान में पाकिस्तान में जो क्षेत्र चला गया है पंजाब के पैरेलल वाला, वो पूरा एरिया मिला करके बनता था पंजाब। ठीक है, वो तो डिवाइडेशन हमारे विभाजन के कारण पंजाब का विभाजन हो गया। तो इसी वजह से हमारे पास जो पंजाब है उसमें से 5 नदियां नहीं बहती हैं, वो हम नदियों को पढ़ते समय भी देख लेंगे। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान किसका है, तो पंजाब का मैदान है। यहाँ पे बारी दोआब, वैसे तो हम 5 ही दोआब पढ़ने वाले हैं। बारी दोआब किसको कहते हैं, व्यास और रावी नदी का जो सिंचित क्षेत्र है, व्यास और रावी। और बीस्त दोआब कहते हैं व्यास और सतलुज नदी के। देखिए जैसे 2 नदियां बह रही हैं, रायचूर का दोआब तो हम पढ़ते ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जिसके लिए विजयनगर और बहमनी शासक लड़ते ही थे रायचूर के दोआब के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 नदियां बह रही हैं, ये व्यास बह रही है, ये मान लेते हैं रावी बह रही है। इनके बीच में जो सिंचित क्षेत्र है उसको कहते हैं दोआब, यानी 2 नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र, सिंचित भूभाग कहलाता है दोआब। ठीक है, तो बारी दोआब कहाँ पे है, व्यास और रावी के मध्य, और बीस्त है व्यास और सतलुज के मध्य। पंजाब की पुरानी जलोढ़क, बाकी हम 5 ही दोआब पढ़ेंगे, सिंधु नदी के 5 ही दोआब जो क्षेत्र हैं वो, लेकिन कब, जब हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ रहे होंगे तब। पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि जो है बांगर को कहते हैं बेडलैंड, इसको बेडलैंड कहते हैं, जो कि अनउर्वरक भूमि है। अनउर्वरक नहीं, इसको ठीक कर लेना, अनउर्वरक, नॉन फर्टाइल लैंड है ये। उपजाऊ भूमि नहीं है, इसीलिए बेडलैंड कह रहे हैं। पंजाब की जो पुरानी जलोढ़क भूमि है यानी बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, तो वो बांगर क्षेत्र में मिलती है, तो उसे कहते हैं पंजाब में बेडलैंड, यानी ये फर्टाइल भूमि नहीं है, अनउर्वरक भूमि है, उपजाऊ भूमि नहीं है। तो ये था पंजाब का मैदान। नदियों के अपर्दन से जो निर्मित भूमि होती है, नदियों के द्वारा अपर्दन से, उसको कहते हैं चौस, क्योंकि बहुत बार ज्योग्राफी में ऐसी टर्म पूछ ली जाती है, चौस कहलाता है। तो चौस क्या कहलाता है, नदियों के अपर्दन से जो बना है वो चौस कहलाता है। अब हम देखते हैं गंगा का मैदान।
हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको प्रादेशिक आधार पे विभाजन किया गया है, जिसमें हमें पढ़ना है पंजाब का मैदान। अब आप अपने नोट्स में कैसे बनाओगे, नोट्स इस तरह से बनाएंगे आप कि ये जो पार्ट है उत्तरी भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक आधार पे विभाजन, यहीं पे आप इस तरह से इन चारों को लिखेंगे, मेंशन करेंगे, और फिर इनके जो सब डिवाइडेशन है वो भी करेंगे कि पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, फिर गंगा के मैदान के आगे फिर से सब डिवाइड करेंगे उच्च, मध्य और निम्न के अंदर, और फिर आप लिखेंगे राजस्थान का मैदान, और फिर आप लिखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉपर मैनर में ध्यान रहे ये डिवीजन जो है। अब हम देखते हैं गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी या उच्च गंगा का मैदान। देखिए ये ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ पे है, सबसे पहले हमने मैप में देखा ही था इसे। देखिए यहां से स्टार्ट होता है ऊपरी गंगा का मैदान और ये इस तरह से चलता है। ये यहाँ पे है ऊपरी गंगा का मैदान, ये वाला जो पार्ट है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर के क्या बनाते हैं, मध्य गंगा का मैदान। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में क्या है, निम्न गंगा का मैदान। तो ये इस तरह से विभाजित हैं। मैप के थ्रू समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए ऊपरी गंगा का मैदान जो है, इसमें एक तो रुहेलखंड का मैदान आता है और एक अवध का मैदान आता है। अब अवध का नाम आने के साथ आपको ध्यान आ जाना चाहिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। मध्य गंगा का जो मैदान है, मध्य गंगा के मैदान में सारण, मगध, मिथिला के मैदान, और ये बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। ये अलग से आपको लिखना है। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा के मैदान को भी आगे सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। तो बिहार के मैदान के तहत क्या आते हैं, सारण, मगध और मिथिला, इनके जो मैदान हैं वो आते हैं। तो मध्य गंगा के मैदान के अंदर ये आपको ध्यान रखना है, और ये पार्ट बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। इस गंगा के मैदान में गर्त पाए जाते हैं, यानी गड्ढे पाए जाते हैं। तो उन गर्त को यहाँ पे पटना में इनको जल्ला कहते हैं, मोकमा में इनको टाल कहते हैं, और पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में इनको बील कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जल्ला, टाल और बील ये क्या हैं। तो ये गंगा के मैदान में पाए जाने वाले जो गर्त हैं, जिनमें पानी भर जाता है, उनको वेस्ट बंगाल में बील कहा जाता है। इसके अलावा पटना में उनको जल्ला कहा जाता है, और मोकमा में इनको कहते हैं टाल। ठीक है, तो ये गर्त हैं बेसिकली जो गंगा के मैदान में हैं और इनमें पानी भर जाता है। अब देखिए जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है, इसे दुआर कहते हैं। अब आप एक बात ध्यान कीजिए कि जब हमने शिवालिक रेंज को पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, देखिए जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था शिवालिक रेंज, उस समय पे हमने देखा था कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, देखिए बना हुआ ही गैप दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शिवालिक रेंज नहीं है, क्योंकि देखिए शिवालिक रेंज भी क्या है, ब्रेक है, बीच बीच में से टूटी हुई है, लगातार नहीं है। लगातार तो सिर्फ क्या है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय लगातार है। तो यहाँ पे ये जो टूटी हुई है, यहाँ पे है ये पर्वतीय क्षेत्र ही, ये तराई क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र को क्या कहते हैं, दुआर कहते हैं। और ये दुआर क्या है, ध्यान रखना है, ये शिवालिक रेंज नहीं है, यहाँ पे ये दुआर कहलाता है। और ये क्या है, चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो चाय के बागान आप देखते हैं कि ना वो पठार हैं, ना वो पहाड़ पर्वत हैं, तो वो क्या है, वो संरचना क्या कहलाती है, वो दुआर कहलाती है, दुआर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहां पे शिवालिक रेंज नहीं है, वो बीच में से ब्रेक है, और उस वाले क्षेत्र के अंदर ही क्या है, दुआर। और दुआर किसके लिए जाने जाते हैं, दुआर जाने जाते हैं चाय के बागानों के लिए, फेमस है। और ये स्थान किसकी बात कर रहे हैं हम, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो तराई क्षेत्र है उसको कहा जाता है दुआर। निम्न गंगा का मैदान जो कि कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल। हम मैप में 2 बार देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित है निम्न गंगा का मैदान। अब हम देखते हैं राजस्थान का मैदान, और ये हम बात कर रहे थे पंजाब का मैदान पढ़ चुके हैं, और ये हम बात कर रहे थे गंगा के मैदान की। ठीक है,
अब हम देखते हैं राजस्थान का मैदान। ये भी सब डिवीजन किसका है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का ही प्रादेशिक विभाजन के तहत एक भाग बांटा गया है, किसमें? राजस्थान के मैदान में। और ये हम तीसरे नंबर का सब डिवीजन देख रहे हैं। तो विस्तार इसका कहाँ पे है राजस्थान के मैदान का? तो अरावली पर्वतमाला से लेकर के भारत पाक सीमा तक। और उत्तर में इसके क्या है? तो पंजाब और हरियाणा। और ये कहाँ पे है? पश्चिम में। पश्चिम में तो इसका विस्तार कहाँ पे है? पश्चिम या उत्तर पश्चिम में अरावली से लेकर के भारत पाकिस्तान सीमा तक विस्तार है। और उत्तर में इसका पंजाब हरियाणा तक, और दक्षिण में गुजरात के मैदान तक विस्तृत है राजस्थान का मैदान। मैप में हम देख चुके हैं राजस्थान का मैदान कहाँ पे स्थित है। तो विस्तार तो आपको वैसे भी याद ही नहीं रखने पड़ते। देखिए अरावली जो है ये एक विभाजक रेखा का कार्य करती है। अरावली जो रेंज है, जो कि हम आज पढ़ने भी वाले हैं, तो अरावली रेंज एक विभाजक का काम करती है। यहाँ पे देखिए पहाड़ियों से घिरे, ये राजस्थान में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट लेवल पे, तो बालसन किसे कहा जाता है? तो पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को कहा जाता है बालसन। और सांभर इसका, और इनमें पानी भरा होता है। सांभर जो लेक है वो सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है बालसन का। इसके अलावा जो प्रवाहित द्रोणी होती है, नदियों की प्रवाहित द्रोणी, वहां पे जो झीलें होती हैं उनको कहते हैं पलाया, उनको कहते हैं पलाया। तो पलाया और बालसन ये दोनों आपको ध्यान ही रखने हैं। और पलाया का बेस्ट एग्जाम्पल है कुचामन, डीडवाना, ये झीलें पलाया का उदाहरण है। यूपीएससी के 2021 के पेपर में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ये क्या है, और क्वेश्चन में ही दे दिया था सांभर, डीडवाना, कुचामन, तो ये झीलें हैं। तो जब आपको ये बातें पता होती हैं, बालसन क्या है, पलाया क्या है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन क्लिक कर पाते हो। ठीक है, तो समतल गर्त को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये क्या था? ये राजस्थान के मैदान की हमने बात की है। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, वो क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। माजुली द्वीप, यहाँ पे क्या है कि इस मैदान में, यानी ब्रह्मपुत्र के मैदान में, यहाँ पे नदियों के द्वारा बीच बीच में ही द्वीप बन गए हैं। तो उन्हीं में से एक द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि आगे की क्लासेस में भी हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, माजुली द्वीप को। यहाँ पे चावल पटसन की खेती बहुत होती है, चावल की और पटसन की खेती पढ़ते समय ये क्षेत्र हमारे सामने फिर से आ जाएंगे। मिट्टियों को पढ़ते समय कि कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये क्षेत्र फिर आ जाएंगे। राजस्थान को हम रेगिस्तान पढ़ते समय, भारत का रेगिस्तान, डेजर्ट पढ़ते समय फिर से राजस्थान और अरावली, और किस तरह से अरावली विभाजक रेखा का कार्य करती है, ये बात फिर से हमारे सामने फैक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो बशर्ते आपको ये पता हो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने कितने सब पार्ट में डिवाइड किया था और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो ये तो हमारा टॉपिक था कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय को हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड के टूटने से, यानी देखिए सबसे पहले किस तरह से अर्थ पे भूमि थी, तो वो भूमि पूरी एक साथ थी और इस भूमि वाले भाग को कहते थे पेंजिया। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके तहत पूरा भूभाग, भूखंड जो था वो सारा एक साथ था और वो कहलाता था पेंजिया, और जो जल था वो कहलाता था पेंथालासा। अब पेंजिया टूटा और ये टूट करके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो जो दक्षिण भाग था ये कहलाता है गोंडवाना लैंड। यही गोंडवाना लैंड टूटा और इसके बाद में क्योंकि आगे फिर से विभाजन होता रहा और ये टूट करके उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित हुआ और उसी से क्या बना, हमारा प्रायद्वीपीय पठार बना। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। इसीलिए उत्तर भारत का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है और उत्तर का विशाल मैदान है, ये नवीन संरचना है, ये नवीन भौगोलिक संरचना है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार बहुत प्राचीन है इनकी तुलना में। तो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड के टूटने से और इसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था।
भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है ये अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का भूखंड है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार को ड्रॉ करना सबसे इजी टास्क है समझाने के लिए, है ना। तो ये हो गया भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति कैसी है, तो अनियमित है लेकिन ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, इर्रेगुलर ट्रायंगुलर है। अब देखिए इसका विस्तार की हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि विस्तार आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या कहते हैं कि सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो हम विस्तार को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है। अब देखिए अरावली पर्वतमाला हमारे सामने, इसके बारे में फैक्ट काफ़ी बार आ जाएंगे। देखिए अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 697 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 550 किलोमीटर तो ये राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वतमाला। और ये प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला है। और इसका आप देख पा रहे हैं कि 697 में से 550 किलोमीटर तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके अलावा देखिए लगभग किताबों में आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान की बुक्स अगर आप उठाएंगे तो 697, क्योंकि राजस्थान के पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है, अरावली रेंज। ठीक है, तो हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है, पूर्व में इसके राजमहल पहाड़ियां हैं, पश्चिम में गुजरात की गिर पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार है, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां हैं जिनको हम इलायची पहाड़ियां कहते हैं। तो दक्षिण में क्या है, कार्डमम पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग का ढाल, अब आप ये बात समझिए कि ये है प्रायद्वीपीय भारत, इसका उत्तरी भाग का ये इसका क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है। क्योंकि किसी भी मैप को आप यूं ही तो देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसका उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग का ढाल कहाँ है, उत्तर पूर्व की तरफ है। और ये हमें कैसे पता चलता है, नदियों के बहाव से पता चलता है। और इसके अलावा इसका जो दक्षिण भाग का ढाल है, यानी ये जो सदर्न पार्ट का ढाल है, ये किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसीलिए अधिकतर बड़ी नदियाँ, यानी केरला से निकलने वाली कुछ नदियों को छोड़ करके अधिकतर नदियों का जो बहाव है वो किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसीलिए नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, ना कि अरब सागर की तरफ। तो हमें कैसे पता चलता है कि दक्षिण भाग का ढाल, यानी ये यूं है, इसका पार्ट जो है ये इस तरह से है कि इधर की साइड में ढलान है, कहाँ, पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ इसका ढाल है। इसकी औसत ऊंचाई, पेनिसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर के 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहा जाता है, पठारों का पठार कहा जाता है इसे। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पठार हैं, उन पठारों से मिल करके बना है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें कौन कौन से पठार आते हैं, तो देखिए इसमें हमें क्या कौन कौन सा डिवीजन पढ़ना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाई ग्राउंड नहीं, सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेट्यू, इसके अलावा उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, इसके अलावा दक्कन का पठार। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में एक साथ लिखेंगे, कैसे कि आपने लिखा कि प्रायद्वीपीय पठार, और इसके बाद में आप इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ये फैक्ट तो आपको लिखने ही लिखने हैं कि ये पठारों का पठार कहलाता है, अनेक पठारों से मिलकर बना है, इसलिए इसे पठारों का पठार कहते हैं। फिर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे प्रायद्वीपीय पठार को, क्योंकि ज्योग्राफी के आपके नोट्स इस तरह से होने चाहिए कि जब आप उनको रिकॉल करो तो आपको ये जो डिवीजन, सब डिवीजन है, ये तुरंत रिकॉल हो जाने चाहिए, और इनकी डिटेल नहीं पढ़नी होनी चाहिए आपको, क्योंकि यही तो बेनिफिट है ज्योग्राफी का कि जब हम एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं तो हमें सिर्फ हेडलाइन से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि इसके कौन
कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये काम आपको करना है। तो यहीं पे क्योंकि मेरे लिए बाउंडेशन है कि मैं एक साथ सारी स्लाइड को नहीं शो हो पाती हैं यहाँ पे बोर्ड पे, तो इसलिए एक नेक्स्ट स्लाइड में चले गए हैं 2 पार्ट इसके। लेकिन आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर मैनर में इस बात को लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार तो केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, इसके अलावा उत्तर पूर्वी पठार और इसके अलावा दक्कन का पठार, ये चारों आप लिखेंगे। अब हम देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हमें सब डिवीजन पढ़ने हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके सब डिवीजन कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो अरावली पर्वत श्रेणी। अब आप एक ही साथ इसको लिखेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि के आगे इस तरह से डिवाइड करके और 6 पार्ट में से डिवाइड किया जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि को, सेंट्रल हाईलैंड्स को 6 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या? एक तो अरावली पर्वत श्रेणी, एक विंध्यन श्रेणी, एक सतपुड़ा श्रेणी, इसके अलावा मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो ये किसके तहत आते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि के तहत आते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स के तहत ये हम पढ़ते हैं। क्या क्या हमें पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ना है अरावली पर्वतमाला यानी अरावली रेंज जो है, इसके अलावा सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार और इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार। तो ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वतमाला से, और ये किसके तहत है? केंद्रीय उच्च भूमि के तहत। केंद्रीय उच्च भूमि किसके तहत आती है? सब डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिक्सअप नहीं करना है इनको। केंद्रीय उच्च भूमि किसके तहत आती है? प्रायद्वीपीय पठार के तहत, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ पठार है, ठीक है। तो केंद्रीय उच्च भूमि के तहत हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। हिमालय नवीनतम वलित पर्वतमाला है। वलित यानी फोल्ड हो करके बनना। तो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली और नवीनतम हिमालय है। इसका विस्तार देखिए, हर एक भौगोलिक प्रदेश का विभाजन करते समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली तक इसका विस्तार है। और दिल्ली में रायसीना हिल्स जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है, वो इसी पे बना हुआ है। अरावली खत्म होते होते छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहां पे, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें कि भी अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर का कहाँ पे है, तो माउंट आबू में है। कौन सा है सर्वोच्च शिखर? गुरु शिखर है। गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है। और यहाँ पे माउंट आबू जो है वो जैन तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा वहाँ पे क्या है? फेमस दिलवाड़ा जैन मंदिर, क्योंकि जैनियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो वहाँ पे क्या है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और हम बात कहाँ की कर रहे हैं? अरावली पर्वतमाला को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। और यहाँ पे क्या फेमस है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अभी हमारी क्लास किसकी चल रही है? ज्योग्राफी की। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं दिल्ली सल्तनत को पढ़ते समय, और उसमें भी दिल्ली सल्तनत में भी किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते समय 1325 से लेकर के 1351 तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था जिसने उलेमाओं को भी न्यायिक परिधि में ले आया था। इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन प्रभा सूरी के साथ में कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक विचार विमर्श करता था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक है जिसने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के दर्शन किए थे। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का दर्शन किया था, वो वहाँ पे गया था माउंट आबू में। तो आप सोचिए, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसे विद्वान मूर्ख कहते हैं, क्योंकि ये विद्वान भी बहुत था लेकिन इसके द्वारा किए गए जो कार्य थे वो मूर्खतापूर्ण भी साबित हुए इसी के शासनकाल में। इसके लिए इसे कहते हैं अभागा आदर्शवादी शासक। तो वो तो हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं हिस्ट्री की क्लास में। आई होप आपने वो क्लास देख भी ली होगी।
तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के दर्शन किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस समय पे भी हमारा ये पूरा डिस्कशन हो जाता है कि कहाँ पे दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, कहाँ गुरु शिखर है, माउंट आबू, इसके अलावा अरावली रेंज। तो इसीलिए जीके का, कंप्लीट जीके का आपको बेनिफिट क्या है कि आप हिस्ट्री की कुछ चीज़ों को ज्योग्राफी में रिकॉल कर पाते हैं, ज्योग्राफी की बहुत सारी लोकेशन हिस्ट्री में आ जाती हैं। ठीक है, देखिए पश्चिम में इसके क्या है, लूनी नदी पश्चिम से प्रवाहित होती है, पश्चिम से निकलती है लूनी नदी। और लूनी नदी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के पर्सपेक्टिव से। एक बहुत ही बड़ी नदी है लूनी नदी राजस्थान के कंटेक्स्ट में। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, बड़ी की बजाय महत्वपूर्ण नदी कहना ज़्यादा बेहतर है। लूनी नदी, इसकी सहायक नदियां हैं सूकरी और जवाई। ये भी कहाँ से प्रवाहित होती हैं, इसी अरावली रेंज के पश्चिमी भाग से। पूर्व में, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है बनास नदी। और बनास किसकी सहायक नदी है, तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, जो कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व से निकलती है। अब देखिए, अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की मुख्य जलवायु विभाजक है। ये जलवायु को पढ़ते समय ये फैक्ट हम डिटेल में पढ़ लेंगे, और किस तरह से वर्षा के लिए भी विभाजक रेखा का काम करती है अरावली, ये हम वर्षा को पढ़ते समय डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं अरावली पर्वतमाला के फैक्ट्स। तो अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की मुख्य जलवायु विभाजक है। पूर्व के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को ये पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र से अलग करती है। तो एक बार मैप देख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। देखिए, ये है अरावली, यहां पे ये है अरावली रेंज। और ये क्या विभाजक का कार्य करती है भाई, कि इसके पश्चिम में, क्योंकि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है, राजस्थान में, और ये कहाँ पे है, पश्चिम में। तो यहाँ पे पश्चिम में ये अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र को डिवाइड करती है, किससे, पूर्व में जो वर्षा वाला क्षेत्र है उससे। तो अरावली रेंज के पूर्व में, और अरावली रेंज का ईस्टर्न साइड क्या है, तो वो ये है। वेस्टर्न साइड क्या है, तो वो ये वाला क्षेत्र है। पश्चिमी, अरावली के पश्चिम में क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और इसके अलावा पूर्व में क्या है, तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो अरावली विभाजक रेखा का काम करती है। ठीक है, अब आई होप प्रॉपर मैनर में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरावली की हम बात कर रहे हैं। खनिज संसाधन बहुत पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूने पत्थर के भंडार हैं यहाँ पे। और तांबे के लिए बहुत ही फेमस खान है खेतड़ी में। खेतड़ी एक नगर है जो कि झुंझुनू जिले में आता है, राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर को मिला करके। तो झुंझुनू जिले के अंदर एक नगर है खेतड़ी, एक सिटी है खेतड़ी। वहाँ पे कॉपर की बहुत बड़ी माइन है जो कि हिंदुस्तान लिमिटेड के पास है। तो तांबा, उसको कहते ही, उस क्षेत्र को कहते ही नाम ही कॉपर निकाल दिया है उसका, कॉपर। तो अगर आप वहाँ कभी जाओगे, क्योंकि इस खान को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं कि किस तरह से माइनिंग की जाती है, तो वहाँ पे जगह का नाम ही कॉपर रख दिया गया है उस खान वाले क्षेत्र का। इसके अलावा सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर के यहाँ पे क्या है, भंडार हैं। अब हम देखते हैं विंध्यन श्रेणी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय उच्च भूमि। मैं बार बार रिकॉल करवा देती हूँ, शुरू की क्लासेस में हो सकता है लोकेशन फाइंड आउट करने में, इसके अलावा मैप को बार बार रिकॉल करने में आपको थोड़ा सा तनाव लगे, लेकिन ये बाद की क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगा, आप बहुत सहज हो जाओगे ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय उच्च भूमि की, जो डिवाइड किस में किया है हमने, कि प्रायद्वीपीय पठार में एक भाग हमें पढ़ना है केंद्रीय उच्च भूमि, जिसके तहत हमने अभी पढ़ा अरावली श्रेणी। और अब हम पढ़ रहे हैं विंध्याचल श्रेणी। विंध्यन या विंध्याचल, विंध्यन पर्वतमाला या विंध्याचल, विंध्यन श्रेणी प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से ये निर्मित है। विंध्यन श्रेणी जो है ये कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है। तो विंध्यन श्रेणी के तहत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, तो विंध्याचल, कैमूर, भारनेर और पारसनाथ, ये कई पहाड़ियों की से निर्मित श्रेणी है, जिसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, तो विंध्याचल, कैमूर, भारनेर और पारसनाथ, ये इसके तहत आती हैं।
जबकि हमने अरावली का ऐसा कोई डिवीजन नहीं किया है। देखिए गुजरात में इसे कहते हैं जोबट हिल, जोबट हिल कहा जाता है विंध्यन श्रेणी को गुजरात के अंदर, और बिहार में इसे कहा जाता है कैमूर हिल, कैमूर पहाड़ी। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो इसका विस्तार है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, यहाँ पे इसका विस्तार है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, एंड में देख लेंगे विंध्याचल को भी और सतपुड़ा को भी एक साथ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम किल नहीं होगा। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ है, तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है। इस तरह से है बेसिकली ये रेंज। अब ये विंध्यन रेंज है, इसके दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी घाटी है, और इसके बाद में आती है सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा के बाद क्या है, ताप्ती नदी है, और सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, जो कि हमें पढ़ना ही है सतपुड़ा रेंज को। ये ब्लॉक माउंटेन है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी, ठीक है। तो ये चारों तो आपको इसी क्रम में, उत्तर से दक्षिण के इसी क्रम में ध्यान ही होनी चाहिए कि विंध्यन श्रेणी, इसके बाद नर्मदा नदी, फिर उसके बाद में सतपुड़ा, और फिर उसके बाद में तापी नदी। ये चारों ठीक उत्तर से दक्षिण इसी क्रम में आपको ध्यान होनी चाहिए। तो विंध्यन के दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी घाटी, क्योंकि ये रिफ्ट से, घाटी से होकर ये बहती है, भ्रंश घाटी से बहती हैं दोनों ही नदियां, नर्मदा भी और तापी भी। और ये ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अभी हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान किस तरफ है, तो पश्चिम की तरफ से तो उठा हुआ पार्ट है और पूर्व की तरफ ढलान है, लेकिन ये नदियां कहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, ये नदियां प्रवाहित हो रही हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल अपवाद हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित श्रेणी में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है। जहां हमने ये देखा कि अरावली में बहुत ज्यादा धातुएं, मिनरल्स पाए जा रहे हैं, वहां पे यहाँ हमें विंध्याचल में क्या देखने को मिलता है, धातुओं का अभाव है यहाँ पे। लेकिन हाँ, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इसके चट्टान से निर्मित है और ये खूब पाए जाते हैं यहाँ पे। यह श्रेणी गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। बेसिकली विंध्याचल और सतपुड़ा, ये दोनों ही श्रेणियां, नर्मदा और तापी, ये दोनों ही नदियां, ये पूरी तरह से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करती हैं, ठीक है। तो विंध्याचल से ऊपर वाला पार्ट उत्तर भारत, विंध्याचल से दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण भारत। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है विंध्याचल श्रेणी। अब हम देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी। ये क्या है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। चट्टानों को पढ़ते समय हम फिर से एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि सतपुड़ा किसका एग्जाम्पल है। तो ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित श्रेणी है। नर्मदा और तापी नदियों के बीच में ये जल विभाजक का कार्य करती है। अभी हमने देखा, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। इस तरह से है सतपुड़ा रेंज, इसके बाद में नर्मदा नदी बहती है, इसके बाद है ये है विंध्याचल रेंज, विंध्यन पर्वत श्रेणी, ये है सतपुड़ा, इसके बीच में यहाँ बहती है नर्मदा और नीचे बहती है तापी नदी। तो नर्मदा और तापी, इन दोनों के बीच में क्या है, तो ये है सतपुड़ा। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर के छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार है। अभी हम मैप में लास्ट में विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों को ही देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम से पूर्व राजपीपला, महादेव और मेकाल श्रेणी। ये हम बात कर रहे हैं कि सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा जो ब्लॉक माउंटेन है, इसका विस्तार कैसे है। तो इसका विस्तार अभी हमने देखा, गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार है। तो पश्चिम से पूर्व तक क्रम क्या है, तो पहले राजपीपला पहाड़ी है, फिर महादेव पहाड़ी है और फिर मेकाल पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये धूपगढ़, इस महादेव पर्वत यानी इस महादेव पहाड़ी में है धूपगढ़ कहाँ पे, महादेव पर्वत, और इसकी ऊंचाई धूपगढ़ की कितनी है, 1350 मीटर है। इसके अलावा ये जो मेकाल श्रेणी है, इसी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे अमरकंटक, और अमरकंटक से ही निकलती है सोन और नर्मदा नदियाँ, ठीक है। सोन और नर्मदा दोनों इसी से उद्गम होता है, अमरकंटक से। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो मेकाल श्रेणी है
यानी सतपुड़ा रेंज के सबसे ईस्ट में कौन सी श्रेणी है, तो वो मेकाल श्रेणी है। सबसे वेस्ट में कौन सी श्रेणी है, तो राजपीपला है। बीच में क्या है, महादेव। ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक मेकाल श्रेणी में है। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। इसकी हाइट अगर हम बात करें तो 1065 मीटर इसकी ऊंचाई है अमरकंटक की। इसके अलावा मेवाड़ का पठार, अब ये हम कौन सा सब डिवीजन देख रहे हैं, 4th नंबर का, क्योंकि सबसे पहले हमने अरावली रेंज देखी, उसके बाद विंध्याचल, उसके बाद सतपुड़ा, और 4th नंबर पे हम देख रहे हैं मेवाड़ का पठार। और 6 भागों में हमने डिवाइड किया था, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो 3 श्रेणियां आपको ध्यान रखनी है और 3 पठार ध्यान रखने हैं, और ये 6 मिलकर के क्या बनाते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स बनाते हैं। ठीक है, मेवाड़ का पठार अरावली पर्वतमाला और इसके अलावा मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार बेसिकली अरावली पर्वतमाला को और मालवा के पठार को, इन दोनों को अलग करता है, यानी इन दोनों के मध्य में क्या स्थित है, इन दोनों के मध्य में स्थित है मेवाड़ का पठार। विस्तार इसका कहाँ पे है, तो राजस्थान। देखिए, मेवाड़ आने के साथ आपको राजस्थान ध्यान आ जाना चाहिए, क्योंकि मेवाड़ से सीधा लिंक, आप अगर मेवाड़ नाम लेने के साथ आपको अगर कुछ क्लिक होता है माइंड में, तो महाराणा प्रताप डेफिनेटली क्लिक होते होंगे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ जो अभी प्रेजेंट में, जैसे राजस्थान में शेखावाटी, मारवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, ये जो डिवीजन है, तो मारवाड़ में बेसिकली आता है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास का एरिया, मेवाड़ में आता है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास का एरिया। ठीक है, ये जो आप सुनते हो चित्तौड़, कुंभलगढ़, तो ये सारे कहाँ आते हैं, मेवाड़ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कुछ पार्ट इसका मध्य प्रदेश में। बनास नदी यहीं से, इसी पठार से प्रवाहित होती है बनास नदी, जो कि निकलती कहाँ से है बनास नदी, तो अरावली, अरावली के बिल्कुल पूर्वी भाग से निकलती है बनास नदी। अरावली को पढ़ते समय हमने देखा था। और मेवाड़ कहाँ पे है, तो अरावली और मालवा के पठार के बीच में है। तो यहाँ पे क्या बहती है भाई, यहाँ बनास नदी बहती है इस पठार से, मेवाड़ के पठार से। और बनास नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो इंदौर के पास में महू से, महू के पास जाना पाव की पहाड़ियां हैं, वहीं से निकलती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश में। अब हम देखते हैं मालवा का पठार, क्योंकि अरावली और मालवा के पठार के बीच में स्थित है मेवाड़ का पठार। अब हम देख रहे हैं मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश में स्थित बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित ये पठार है। राजस्थान में मालवा के पठार को क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती क्षेत्र का मतलब होता है कोटा वाला रीजन, यानी राजस्थान में आप कहोगे हाड़ौती क्षेत्र तो कोटा वाला एरिया, क्योंकि कोटा और एमपी ये वाला जो आपस में बॉर्डर टच होता है, कोटा से जस्ट इस साइड में आते हैं जब हम दक्षिण की तरफ, तो क्या आता है, मध्य प्रदेश। तो ये हाड़ौती का पठार राजस्थान में कहते हैं इसको, मालवा के पठार को। इसका विस्तार कहाँ से है, तो दक्षिण में तो है इसके विंध्यन पर्वतमाला, इसके दक्षिण में। उत्तर में इसके है ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र। पूर्व में इसके आते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड, जो कि हम कल की क्लास में बघेलखंड को भी, या तो आज के ही मैप में जरूर देख लेंगे बघेलखंड के पठार को। बुंदेलखंड के पठार को तो अभी इसके बाद में हम देखने ही वाले हैं, बुंदेलखंड का पठार। तो पूर्व में इसके क्या आता है, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड। पश्चिम में इसका आता है मेवाड़ का पठारी क्षेत्र, यानी मेवाड़ का पठारी क्षेत्र, मेवाड़ का पठार अभी हम पढ़ चुके हैं। मालवा का पठारी क्षेत्र जो है ये काली मृदा के पाए जाने के कारण कपास के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। मालवा का पठारी क्षेत्र काली मृदा, काली मिट्टी के पाए जाने के नाते कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, खूब कपास की खेती होती है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो हम डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं, एक बार रिकॉल करो आप, कि हमने देखा कि भाई प्रायद्वीपीय पठार को हमें पढ़ना है, जो कि पठारों का पठार कहलाता है, जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक उठाया केंद्रीय उच्च भूमि, जिसको हमने 6 सब पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे, एक तो अरावली श्रेणी, 3 तो श्रेणियां हैं और 3 पठार हैं। तो अरावली श्रेणी, सतपुड़ा, विंध्याचल और इसके अलावा मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, और अब हम 6th नंबर का देख रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार कहां से है, तो ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में है।
एमपी और यूपी के अंदर। यूपी में इसके कौन कौन से जिले आते हैं इसके तहत, तो जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ये तो आते हैं यूपी के जिले। और एमपी के जिलों की अगर हम बात करें तो दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दामोह, सागर और विदिशा, ये आते हैं एमपी के जिले। और ये क्या हैं, पठारी क्षेत्र हैं। अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए, मैप में और देख लेते हैं, ये आइडिया हो जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट पठारी क्षेत्र है, एमपी में कौन सी जगह पे पर्वत श्रेणी है, राजस्थान की बात करें तो अरावली की स्थिति कहाँ है, इसके अलावा मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, हाड़ौती, मालवा के पठार को क्या कहते हैं, हाड़ौती का भी पठार कहते हैं, तो उसकी स्थिति कहाँ पे है। तो ये अब आपको एक या दो बार आप मैप में और देख लोगे खुद से तो और ज़्यादा सही तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि भाई बुंदेलखंड का जो पठार है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपरदन से लाल मृदा का यहाँ पे विकास हुआ है। जबकि हमने अभी देखा कि मालवा का जो पठार है वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है और बुंदेलखंड के पठार में हम देख रहे हैं लाल मृदा पाई जाती है। तो लाल मृदा का विकास हुआ है ग्रेनाइट नीच की चट्टानों के अपरदन के कारण। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का जो पठार है ये केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। हमें पढ़ना क्या क्या है भाई, प्रायद्वीपीय पठार के तहत एक तो हमें पढ़ना है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा हमें पढ़ना है पूर्वी पठार, इसके अलावा उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन पठार, दक्कन का पठार, ये चार भूभाग हमें पढ़ने हैं, जिसमें अभी हमने पढ़ लिया केंद्रीय उच्च भूमि। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बघेलखंड का पठार है, बात हम कर रहे हैं डिटेल में बुंदेलखंड के पठार की। बुंदेलखंड के पठार के पास में ही स्थित है बघेलखंड का पठार, कहाँ पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे। बघेलखंड का पठार क्या करता है, ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, इसको अलग करता है पूर्वी पठार से। पूर्वी पठार भी किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का। क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग कौन करता है, बघेलखंड का पठार करता है। उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए आज की क्लास थी। अब हम मैप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन पठारों की लोकेशन देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है बुंदेलखंड का पठार, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पे है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ पे है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मालवा के पठार को राजस्थान में क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसके अलावा ये छोटा नागपुर का पठार हम कल देखेंगे। ये शिलोंग पठार हम इसको कल डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। ये है दक्कन प्लेट्यू जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार किसको किसको अलग करता है, केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बघेलखंड का पठार कहाँ स्थित है, तो बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, आप देख पा रहे हैं दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है बघेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है मालवा का पठार। तो ये लोकेशन आज के लिए इम्पॉर्टेंट थी जो कि हमने देख ली। इसके अलावा ये लोकेशन हम पहले ही देख चुके थे मैप में। ये क्या है, पंजाब का मैदान, और ये उत्तर भारत के विशाल मैदान के तहत ये राजस्थान का मैदान। यहाँ से शुरू हो जाता है इस तरह से, यहाँ से शुरू हो जाता है गंगा का मैदान, जो कि पहले उच्च गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान और फिर निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान बेसिकली कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो यहाँ पे स्थित है। तो ये लोकेशन हम पहले भी देख चुके थे। अब आप एक बार खुद से घर पे भी इन लोकेशन को देख लेना, ठीक है। और इसके अंदर देखिए जो अरावली रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, इसके अलावा पीछे वाले मैप में डेफिनेटली दी हुई भी है। देखिए ये है विंध्याचल श्रेणी, यहाँ से बह रही है नर्मदा। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो कि इसके बिल्कुल पूर्व से लेकर पश्चिम तक प्रवाहित होती है। और यहाँ पे ये है सतपुड़ा रेंज, और यहाँ से ये निकल रही है तापी रिवर। तो ये चारों हम देख चुके हैं। इसके अलावा बाकी की कल की क्लास में और मैप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
तो चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आज की क्लास को बहुत प्रॉपर मैनर में लिख करके और मैप के थ्रू आपको देखना जरूर है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप मेहनत कर लेंगे तो बाद की क्लासेस बहुत ही ईजी लगेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।